नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो आज होली का त्यौहार है। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ हैव अ सेफ होली। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन OSCE। हम लोग जानेंगे ये OSCE क्या है। जब से रशिया और यूक्रेन का विवाद शुरू हुआ, इनफैक्ट पिछले 2-3 महीनों से OSCE काफ़ी ट्रैक्शन में था। कई सारे लोग सवाल पूछ रहे थे, कैन OSCE हेल्प रिजॉल्व द रशिया यूक्रेन क्राइसिस? द आंसर टू दैट हैज़ बिकम नो। बट नॉनदलेस OSCE का रोल काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट बन चुका है और हाल ही में इंडिया ने भी एक्नॉलेज किया है द रोल ऑफ OSCE टुवर्ड्स डेवलपिंग मल्टीलैटरलिज्म इन द वर्ल्ड। तो ये इंस्टीट्यूशन काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। तो ये डिस्कशन रहेगी अबाउट एन इंटरनेशनल और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड OSCE। ये OSCE है क्या, ये क्या काम करता है, इसका इतिहास क्या है और हम लोग ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग समझेंगे एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। क्योंकि मैं आपको खबर पे ले चलूँगा, इंडिया ने OSCE को एक्नॉलेज किया है, साथ ही साथ इन्होंने OSCE को एक संदेश भी दिया है। तो हम लोग अंत में उस संदेश को भी समझेंगे। तो दैट वुड बी द एजेंडा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज OSCE। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। टू गेट टू नो दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा, studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और रिमेंबर टू यूज़ द कोड राहुल33 जब भी आप चेकआउट करो स्टडी आईक्यू से, तो इस कोड को इस्तेमाल कीजिएगा। आपको 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म, राइट। चलिए चर्चा शुरू करते हो, समझते हैं OSCE क्या है। आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक मैंने बहुत बार इसको एक्रोनिम में बता दिया है। OSCE स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। तो कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जानने वाली। यहाँ पे OSCE में E स्टैंड्स फॉर यूरोप, लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है, इट इज़ नॉट जस्ट अ यूरोसेंट्रिक बॉडी। ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ओरिएंटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। हम रिपीटिंग, सबसे बड़ी सिक्योरिटी रिलेटेड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है यूनाइटेड नेशंस ने। ये किस के लिए काम करता है? ये काम करता है टुवर्ड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर सिक्योरिटी। देखिए, नॉर्मली जब भी हम लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं तो मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, मिलिट्री सिक्योरिटी के बारे में। लेकिन OSCE काम करता है नॉट जस्ट फॉर मिलिट्री सिक्योरिटी बट ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, जहाँ पे भी लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, मीडिएशन के बारे में बात करते हैं, नेशनल माइनॉरिटीज़ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, डेमोक्रेसी को कैसे स्प्रेड किया जाए। अलग अलग स्ट्रैटेजीज को इस्तेमाल करते हैं। काउंटर टेररिज्म के लिए भी काम करते हैं, काउंटर टेररिज्म की तरफ भी काम करते हैं, टेररिज्म को रोकने के लिए। एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दे वर्क। और ध्यान रखना है, इसके अंदर है 57 पार्टिसिपेटिंग नेशंस जो एंजॉय करते हैं इक्वल स्टेटस। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे 57 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स याद रखने हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें याद रखनी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव जो आपको बताऊंगा। चलिए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ OSCE। ये OSCE ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ऑफ यूरोप, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में, बेस्ड ऑन द कॉन्फ्रेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, जो हुई थी हेलसिंकी में, जो फिनलैंड में आता है। इसके बाद 35 स्टेट्स ने इसको रेटिफाई किया। हेलसिंकी फाइनल एक्ट था जिसको रेटिफाई करने के बाद OSCE एक्शन में आया और आज OSCE के 57 पार्टिसिपेटिंग मेंबर से मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम यूरोप। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ देम आर फ्रॉम एशिया ऑल्सो, सम ऑफ देम आर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो, यानी कि कनाडा और USA भी इसके भाग है। अब इसकी डेट से आपको पता चला 1975 में ये बना था, यानी कि कोल्ड वॉर एरा के दौरान बना था। और शुरुआती दौर में इसका एक मैंडेट ये भी था कि USA ब्लॉक और USSR ब्लॉक के बीच जो भी तनाव है उस तनाव को कम करे, और जो भी रिफ्ट है बिटवीन द वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक उसको कम करे, यानी कि एक मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा था शुरुआत में OSCE। लेकिन हम जानते हैं कि 1991 में USSR की डिसइंटीग्रेशन हुई। उसके बाद इनका चार्टर और भी एक्सपैंड हुआ। पेरिस चार्टर फॉर न्यू यूरोप आया, जहाँ पे ये अभी वर्क करते हैं टुवर्ड्स अर्ली वार्निंग, कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिहैबिलिटेशन के ऊपर। यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कहीं भी अगर खतरा चल रहा है, मिलिट्री खतरा हो, एनवायरमेंटल खतरा हो, इकोनॉमिक खतरा हो, या फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट में रिहैबिलिटेशन कैसे करें, इन चीज़ों के लिए काम करता है OSCE।
ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन ऑफ यूरोप, ये है उसकी मेंबरशिप। आप देख सकते हो नॉर्थ अमेरिकन मेंबरशिप भी है, जो ग्रीन कंट्रीज है, दे हैव साइंड हेलसिंकी फाइनल एक्ट एज वेल एज द पेरिस चार्टर, द एक्सपैंडेड पेरिस चार्टर फॉर न्यू यूरोप। यूरोपियन कंट्रीज तो है ही है, इसमें रशिया भी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आपको ये ध्यान नहीं रखा है कि 57 कंट्रीज कौन सी है, इसके नाम में आता है यूरोप। ये जानना है कि यूरोसेंट्रिक ये ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन केवल यूरोप, यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे मेंबर्स नहीं है, मेंबर्स आर देयर फ्रॉम अदर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो, इवन फ्रॉम द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, जस्ट रिमेंबर दैट, राइट। अब OSCE की स्ट्रक्चर है, कुछ डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ बनी है, उनके कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जैसे कि OSCE की पार्लियामेंट्री असेंबली चलती है, जहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम 57 कंट्रीज पार्टिसिपेट, इनकी समिट होती है, सालाना पॉलिटिकल मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल है, इनकी खुद की परमानेंट काउंसिल है, परमानेंट काउंसिल होती है वियना में, राइट। इसके अलावा इनकी कुछ एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर्स है, सेक्रेटरी जनरल 3 साल का इनका टर्म होता है सेक्रेटरी जनरल का, इनकी सेक्रेटेरिएट यानी कि ऑफिस है इन वियना, वियना आता है ऑस्ट्रिया में। इसके अलावा इनका डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन राइट्स का ऑफिस है वॉर्सो पोलैंड में, फ्रीडम फॉर मीडिया का ऑफिस है वियना में। इसके अलावा इनका हाई कमिश्नर है फॉर नेशनल माइनॉरिटीज़, इट इज़ लोकेटेड इन हेग। और ये लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, अगर आप देखें OSCE ऑन द फील्ड कहाँ कहाँ काम कर रही है, साउथ ईस्टर्न यूरोप में अल्बेनिया में प्रेजेंस है, इनका एक मिशन है बोस्निया हर्जेगोविना में, कोसोवा में मिशन है, मॉन्टेनीग्रो में है, सर्बिया में है, स्कॉप्जे में है। ईस्टर्न यूरोप में भी मोल्डोवा और यूक्रेन, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इन यूक्रेन जो ऑलरेडी है वहाँ पे, स्पेशल एक मॉनिटरिंग मिशन है। साउथ कॉकसस में भी है, सेंट्रल एशिया में भी इनकी प्रेजेंस है, अशगाबाद में है, नूर सुल्तान में है, बिश्केक में है, दुशांबे में, बहुत जगह पे इनके मिशन से प्रोग्राम ऑफिस है। दैट मीन्स दे हैव प्रेजेंस अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। अब यहाँ पे आई एम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा। सवाल ये है, सर आपने इस OSCE की बहुत सारी तारीफ कर दी, आपने बता दिया कि इनके फील्ड ऑफिसर्स है, प्रोग्राम ऑफिसर्स है, तो ये जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, इन दोनों के बीच ये जो दरार पड़ी, OSCE कहाँ था? देखिए, शुरुआती दौर से ही पिछले 3-4 महीनों से ही OSCE काफ़ी एक्टिव बन चुका था। OSCE नेगोशिएट कर रहा था, रशिया को भी और यूक्रेन को भी बुलाकर मीडिएटरशिप ज़रूर कर रहा था। इनफैक्ट 2014 से ही OSCE इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन यूक्रेन। इनफैक्ट जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ही हैज़ ऑलरेडी सजेस्टेड कि रशिया और यूक्रेन के बीच यूरोपियन मीडिएशन होनी चाहिए। यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ज़्यादा दबदबा है, उसको हमें कम करना चाहिए। वी नीड यूरोसेंट्रिक सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, जिससे हम लोग रशिया के साथ नेगोशिएट करें, और वही कर रहा था OSCE। लेकिन रशिया ने, आप देख सकते हो यहाँ पे 16 फरवरी 2022 को, जस्ट एक हफ्ते पहले, जब से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ उससे पहले, रशिया ने स्किप किया था OSCE मीटिंग यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर। उसके बाद ये क्राइसिस शुरू हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने भी एक्नॉलेज किया है, इंडिया हैज़ एक्नॉलेज्ड द रोल ऑफ OSCE इन एड्रेसिंग यूक्रेन क्राइसिस। अब OSCE कर क्या रहा है, व्हाट इज OSCE डूइंग? मैंने आपको बताया, OSCE का एक स्पेशल मॉनिटरिंग मिशन ऑलरेडी यूक्रेन में है, 2014 से ही है, जो कॉन्फ्लिक्ट कम करने की कोशिश कर रहा है। उनके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं जो कंटिन्यूसली यूक्रेन में रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के बारे में बात करते हैं। अभी फिलहाल वो ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एक्शंस में लगे हुए हैं, यानी कि OSCE इज इन्वॉल्व इन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन इन यूक्रेन। और इसी चीज़ को इंडिया ने रिकग्नाइज भी किया, इंडिया ने हाल ही में रिकग्नाइज किया, साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट भी की। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ OSCE इज एक्नॉलेज्ड बाय इंडिया। OSCE वर्क्स टुवर्ड्स रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म। इनफैक्ट OSCE एक ऐसा पहला देश था जो 2001 में जिन्होंने स्ट्रांगली कंडेम किया था जो टेररिस्ट अटैक हुआ था इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर 2001 में। अब इंडिया ने स्पेसिफिकली OSCE से रिक्वेस्ट की है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्ट्स और इमर्जिंग थ्रेट्स जो हैं उन्हें भी रोके, उसके खिलाफ भी काम करे OSCE करके। स्पेसिफिकली इंडिया का रेफरेंस ज़रूर था टुवर्ड्स पाकिस्तान स्पॉन्सरिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और इंडिया ने अभी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी रोकने की कोशिश करे और ग्लोबल टेररिज्म को रोकने की कोशिश करे OSCE। इनका साथ देंगे इंडिया ज़रूर। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या OSCE क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देगा या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। अगर कोई भी डेवलपमेंट आएगी, कोई भी ट्रैक्शन आएगी तो हम लोग ज़रूर बात करेंगे। बट डू नोट थिंग्स अबाउट OSCE, सिंपल से MCQs बन सकते हैं OSCE के ऊपर एग्जामिनेशन में। OSCE का हेडक्वार्टर कहाँ है, उनका सेक्रेटेरिएट कहाँ है, किस पर्सपेक्टिव में काम करते हैं। एक सिंपल सा स्टेटमेंट आ सकता है,
OSCE हैज़ ओनली यूरोपियन कंट्रीज एज इट्स मेंबर्स, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो इन सब चीज़ों को नोट कीजिएगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो विल टॉक अबाउट इट एज सुन एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।